गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ स्थायी किस्त पद्धति द्वारा मूल राशि का कैसे मूल्यांकन किया जाता है और उसके संबंध में मशीन खाता कैसे तैयार करते हैं। लीजिए, आपके सामने है एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा और कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को ये शेयर कर दें वीडियो, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। लीजिए, मैं बताता हूँ आपको कि 1 जनवरी 2014 को एक व्यापारी ने 10,700 रुपए की एक मशीन खरीदी, अर्थात मशीन खरीदा है और मशीन क्रय करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इससे संबंधित प्रविष्टि भी आपको समझाया था। जब हम स्थायी संपत्ति का क्रय करते हैं तो उस स्थायी संपत्ति का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने मशीन खरीदा है, इसलिए प्रविष्टि होगी मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाते से हो जाएगी। और देखिए, उसे लाने का व प्रयोग योग्य बनाने के लिए, अर्थात जो मशीन हमने लाए हैं उसे लगाना होगा, उपयोगी बनाना होगा, उसके लिए भी कुछ खर्चे होते हैं। तो प्रयोग हेतु बनाने हेतु हमने 300 रुपए व्यय किए, अर्थात ये कुल मिलाकर दोनों मशीन पर व्यय किया और मशीन जो खरीदा, दोनों को मिलाकर ही मशीन की लागत कहलाती है। यह भी हमने आपको बताया था। अर्थात स्थापना का व्यय भी मशीन की लागत में जोड़ा जाता है, क्योंकि स्थापना व्यय जो है वह आपने देखा पूंजीगत व्यय माना जाता है और पूंजीगत व्यय ही होता है। और माल से संबंधित जो व्यय होते हैं वो आगमगत या आयगत व्यय कहलाते हैं। बिल्कुल आपने समझा होगा। आगे पढ़ता हूँ कि मशीन का अनुमानित जीवन काल यहाँ पे बताया 10 वर्ष है। इसी से हमको समझना है कि यह जो पद्धति है वह स्थायी किस्त पद्धति द्वारा हमें हल करना होगा। और अवशेष मूल्य भी यहाँ पर बता दिया है, 1,000 रुपये अवशेष मूल्य है। प्रथम 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। तो आपको मालूम है कि मशीन खाता जो तैयार करते हैं हम, उसकी बहुत सरल पद्धति है। खाते जिस प्रकार तैयार किए जाते हैं वैसे ही मशीन खाता तैयार किया जाता है। इसके भी 2 पक्ष हो जाएंगे, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। बाईं ओर डेबिट पक्ष होता है और दाईं ओर क्रेडिट पक्ष होता है खाते का। और इसमें वही खाते के पूरे प्रारूप हम बनाएंगे, इसमें जैसे हमने खतौनी किया था। इसको टी आकार में तैयार किया जाता है। पहला कॉलम जो होता है यह दिनांक का होता है। यहाँ पे हम दिनांक लिख देते हैं, अर्थात जिस तारीख को हमने मशीन क्रय किया है या व्यवहार हुआ है। दूसरा, इससे संबंधित जो विवरण होगा, क्रय विक्रय या खरीदने का या बेचने का, वह विवरण यहाँ पे हम लिख देंगे और राशि लिख देंगे, कितने रुपए का हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है। यह डेबिट पक्ष की बात हुई। इसी प्रकार से हो जाएगी क्रेडिट पक्ष की बातें। और यहाँ पे भी क्रेडिट पक्ष में भी हम देखिए दिनांक, विवरण और यहाँ पर राशि का कॉलम बना देंगे, अंत में राशि लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए, यह तो हमारा प्रारूप हो गया और मशीन खाता हो गया, लेकिन इसमें हमें ह्रास निकालना पड़ेगा। लेकिन ह्रास भी कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा मैं ये वीडियो में पूरा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ प्रविष्टि करता हूँ। एक मशीन को 2014 में 10,700 में खरीदा है। तो मशीन क्रय जो हुआ हमारा, देखिए मशीन क्रय यहाँ पर हुआ 10,700 रुपए का। और स्थापना जो हमने की, स्थापना व्यय जो होगा हमारा यह होगा 300 रुपए, अर्थात मशीन की कुल लागत जो हो जाएगी वह 11,000। मशीन हमने 11,000 की खरीदी, यह हम समझेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, मशीन क्रय हमने कितने का किया, 11,000 रुपए का। अब पंजी प्रविष्टि करेंगे हम। तो हम पंजी प्रविष्टि जब करते तो जो वस्तु खरीदते हैं उसका नाम लिखा जाएगा। मशीन एक स्थायी संपत्ति है, इसलिए लिखेंगे मशीन खाता। यहाँ पे मैं आपका है तो प्रविष्टि लिखकर बताता हूँ। यहाँ पे होगा मशीन खाता डेबिट, मशीन खाता डेबिट किया जाएगा। और मशीन खरीदा तो नकद हो जाएगा, इसलिए प्रविष्टि हो जाएगी रोकड़ खाते से। यहाँ पे लिख देंगे 11,000 की हमने मशीन खरीदी है, यह पंजी प्रविष्टि हो जाएगी। और इस पे हम लिख देंगे कि मशीन हमने खरीदा। इस प्रकार से रफ वर्क कर सकते हैं, वर्किंग नोट्स के नाम से भी हम इसे यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ, 2014 की बात करते हैं और जनवरी 1 को हमने मशीन खरीदा है
और हमने खरीदने के कारण हमारे पास से रोकड़ चली गई है, तो रोकड़ खाते और से लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि यह जो है क्रेडिट पक्ष में जब डेबिट हुआ है मशीन, तो मशीन खाते के डेबिट पक्ष में विपरीत प्रविष्टि कर देते तो रोकड़ खाते से, और राशि हो जाएगी हमारे पास 11,000 रुपए। दोनों को जोड़ के 11,000 कैसी हुई हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। अब देखिए यह मशीन हमारे पास निरंतर चलती रहेगी और वर्ष का अंतिम दिन आएगा 2014 का अंतिम दिन होगा दिसंबर 31 दिसंबर को हम यहाँ पे लेन देन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि 3 वर्षों का मशीन खाता तैयार करना है। अब यहाँ पे अनुमानित जीवन काल है, 10 वर्ष तक चलाना है हमको मशीन, अर्थात ये मशीन जब निरंतर चली तो चलने के कारण इस मशीन से कुछ तो इस मशीन में मूल्य में कमी आई होगी, और कमी आई होगी तो उसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। कमी अर्थात व्यवसाय के लिए वो हानि है, और हानि को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आपको प्रविष्टि बताया था मूल्य ह्रास खाता डेबिट। और किससे? स्थायी संपत्ति में कमी हो रही है, इसलिए मशीन खाते से। अब रोकड़ यदि कम होती तो यहाँ पे वो लिख देते हम, लेकिन यहाँ पे मशीन के मूल्य में कमी हो रही है, मौद्रिक रूप से नहीं हो रही है, इसलिए मशीन खाते से लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये मशीन में कितनी कमी हुई 1 वर्ष में, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मूल्य ह्रास निकालने की 2 विधि होती है यहाँ पे, और हमने आपको दोनों विधि को समझाया है। पहली होती है सूत्र विधि और दूसरी होती है यहाँ पे प्रतिशत विधि। जब यहाँ सवाल में अवशेष मूल्य और जीवन काल दिया होता है तो वहां पर हमें सूत्र विधि का उपयोग करना होता है। तो मूल्य ह्रास बराबर यहाँ पे बोलेंगे मशीन की लागत, मशीन की लागत हो जाएगी यहाँ पे माइनस, इसमें से जो अवशेष मूल्य होता है उसको कम कर दिया जाता है, अवशेष मूल्य, और इसके बटे जो हो जाएंगे वह है संपत्ति का अनुमानित संपत्ति कितने वर्षों तक यहाँ पे अनुमानित जीवन काल है वो लिखा जाएगा, संपत्ति का जीवन काल, जीवन काल। अब देखिए यहाँ पे मशीन की लागत जो हमने निकाला है, क्रय किया और स्थापना दोनों को मिला के 11,000 यहाँ पे मशीन की लागत हुई, माइनस अवशेष मूल्य। यहाँ पर देखिए अवशेष मूल्य जो लिखा है, अवशिष्ट मूल्य है वह 1,000 यहाँ पे है, और इसके बटे संपत्ति का जीवन काल है, वह जीवन काल 10 वर्ष दिया है, तो 10 वर्ष लिख देते हैं। अब इसमें से 11,000 में से 1,000 गए यानी 10,000 बचा, और यहाँ पे 10 यानी 1 शून्य से 1 शून्य हम काट देंगे यहाँ पे, तो 1,000 रुपए यहाँ पे हमें मूल्य ह्रास प्राप्त होता है। अर्थात मशीन जो है उस पर प्रतिवर्ष जो ह्रास होगा वो 1,000 रुपए का होगा। इस 1,000 को हम यहाँ पे प्रविष्टि में लिख देते हैं 1,000 रुपए। यह प्रविष्टि आपको यदि सवाल में कहता है, प्रश्न में आता है तभी करना है, अन्यथा प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे डायरेक्ट सवाल करना है। लेकिन आपको मैं समझाने के लिए प्रविष्टि के माध्यम से यह सवाल आपको समझा रहा हूँ। लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मशीन खाता क्रेडिट हुआ तो मशीन खाते के क्रेडिट पक्ष पे मैंने लिखा मूल्य ह्रास खाते को। अब देखिए यहाँ पे राशि ह्रास की कितनी निकली है 1,000 रुपए, तो मैंने 1,000 ह्रास लिखा। दोनों तरफ का यानी डेबिट पक्ष का और क्रेडिट पक्ष का मुझे योग करना होगा। डेबिट पक्ष का योग जो है वो 11,000 और क्रेडिट पक्ष का योग मात्र 1,000 रुपए है। अर्थात इन्हें दोनों को समान करने के लिए जो पक्ष बड़ा होता है उतना ही दूसरा पक्ष में भी लिखना होता है, तो मुझे 11,000 करना होगा। अर्थात यहाँ पर जो है वह कितना 10,000 की कमी है, और जो कमी है यही मशीन 10,000 की बची है कहेंगे, अर्थात शेष ले गया बोलेंगे। और कब? वर्ष के अंत में यानी दिसंबर 31 को हमने 10,000 की जो मशीन बची है उसे ले गए हैं। और इसका कैलकुलेशन यदि और करना है आपको तो अलग से भी ऐसा कर सकते हो। मशीन देखिए यहाँ पर मशीन 11,000 की है, यहाँ पर 11,000 की, और इस पर ह्रास लगाया हमने 1,000, तो यहाँ पे अब मशीन बची हमारे पास
10,000 की यहाँ पे आपको दिखता होगा। और बिल्कुल अब देखिए यहाँ पर 2014 के बाद में मैं बात करूंगा, यहाँ पर 2015 आएगा और जनवरी 1 यह शेष को मैं पुनः ले आऊंगा, शेष लाया गया और यहाँ पर हो जाएगा डेबिट पक्ष की ओर 10,000 शेष लाया। यह मशीन निरंतर चलती रही और 2015 आया, 15 का 31 दिसंबर आया और जब 31 दिसंबर आया तो मैंने इस मशीन का कैलकुलेशन पुनः किया और देखा कि यह स्थायी किस्त पद्धति अर्थात मूल्यह्रास प्रतिवर्ष जो है 1,000 लगेगा। तो मैंने 1,000 यहाँ से कम कर दिया, मूल्यह्रास खाते को कर दिया 1,000 रुपए। अब यहाँ पे दोनों तरफ का मैंने जब योग लगाया तो मशीन का डेबिट पक्ष का योग 10,000 आया और क्रेडिट पक्ष का योग यहाँ पे 10,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1,000 है अर्थात यहाँ कमी कितने की है 9,000 की। तो अब मेरे पास मशीन जो है वह बची 9,000 की, तो शेष ले गया करके मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया दिसंबर 31 की। अब यही 2016 की डेट में 1 जनवरी को यह मशीन पुनः आगे उपयोग करूंगा मैं, और मैंने लिखा शेष लाया गया लिखा और यहाँ पे मशीन कितने की है 9,000 की है, 9,000 पुनः लाया मैंने। और 2016 में यहाँ पे जनवरी को शेष था, यहाँ पर 1 साल यूज करने के बाद आया वर्ष का अंतिम दिन और दिसंबर 31 आया और इस 31 दिसंबर को पुनः मैंने मूल्यह्रास कैलकुलेट किया यहाँ पे और मूल्यह्रास लगाया 1,000, क्योंकि स्थायी किस्त पद्धति में एक जैसा ह्रास लगता है, इसलिए इसे स्थायी किस्त पद्धति, समान किस्त पद्धति, ऋजु रेखा पद्धति के नाम से जानते हैं। और दिसंबर 31 में शेष निकाला मैंने, शेष ले गया और यहाँ पर यह 9,000 में से 1,000 घटाया यानी 8,000 रुपए और दोनों तरफ का जब मैंने योग किया तो 9,000 और यहाँ पे भी 9,000 आया। इस प्रकार से यह 3 वर्षों का खाता तैयार हो गया और कितना राशि हुआ और इसकी प्रविष्टि कैसी हुई ये भी मैंने आपको समझाया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हिंदी के वीडियो भी आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के लिए